हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज बात कर लेते हैं 5वीं इकाई की इस बुक में BHIC 133 बुक की ये 5वीं इकाई है। इससे पहले हम 4 इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। 6 दिसंबर को होने वाला इसका एग्जाम। चलिए गाइज शुरुआत कर लेते हैं इस इकाई की। 6 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर देंगे इस बुक को, एग्जाम की प्रिपरेशन होगी बहुत बेटर। तो चलिए गाइज शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस इकाई के जो कि रहने वाले हैं। इस इकाई का नाम है प्रारंभिक मुगल और अफगान, यानी कि हम मुगल और अफगानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट जो हमारे पास रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है लोधी साम्राज्य। इसके बारे में हम जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है बाबर के आक्रमण और बाबर ने किस तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद हुमायूं साम्राज्य के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है हुमायूं का शासनकाल और मुगल वंश की स्थापना। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पुनर्स्थापना। मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना किसने की। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट हैं, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए गाइस शुरुआत कर लेते हैं इस इकाई की। प्रस्तावना जान लेते हैं सबसे पहले, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस इकाई में। इस इकाई में हम पढ़ने वाले हैं लोधी वंश से किस तरीके से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, किस तरीके से मुगल शासकों ने उसका उदय किया, किस तरीके से उसका विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार, उसके शासनकाल के बारे में, उसके बहुत सारे शासकों के बारे में जो जो हुए उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम इस इकाई की। सबसे पहले जानेंगे लोधी साम्राज्य के बारे में, जिसका पतन करके मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो जो लोधी वंश की स्थापना हुई थी वो बकलौल लोधी ने की थी दिल्ली सल्तनत से। उसने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था सिकंदर लोधी, तो वो राजा बना था। 5वीं शताब्दी में बकलौल लोधी ने उनको हराया था। 16वीं शताब्दी में जो सिकंदर लोधी है वो सुल्तान बने थे दिल्ली सल्तनत के। तो उन्होंने लोधी साम्राज्य के उत्कर्ष में उत्तर भारत में लोधी साम्राज्य को उत्कर्ष तक ले गए थे वो। जैनपुर और भूतपूर्व शासक हुसैन दक्षिणी बिहार के खदेड़ दिया था, यानी कि बिहार तक ले गए थे। पूरा उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था, हम ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार सुल्तान ने सत्ता को चुनौती देने वाले अफगान और गैर अफगान सरदारों को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से खदेड़ दिया था। तो 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में धौलपुर पर कब्जा होने के बाद राजपूताना और मालवा प्रदेशों में अफगान शासन के विस्तार का रास्ता प्रशस्त हो गया था। नरवर और चेंदरी के किले को जीत लिया था और नागौर और खानजादों ने 1510 और 1511 में लोधी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। संक्षेप में अगर हम कहें तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर उत्तर बिहार तक के सारण और चंपारण तक, चंदेरी से लेकर दिल्ली के दक्षिण तक का क्षेत्र लोधी साम्राज्य की परिधि में आ चुका था सिकंदर के समय में, सिकंदर लोधी के समय में। तो ये कुछ इतना क्षेत्र जो था वो सिकंदर लोधी ने जीत लिया था, इन क्षेत्रों को जो आप मैप में देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उससे नेक्स्ट, जो कि इब्राहिम लोदी हैं। अपने पिता के विपरीत सुल्तान इब्राहिम लोदी ने, जो कि 1517 में गद्दी पर बैठे थे, अफगानों के सरदार की दुश्मनी का सामना करना पड़ा था और उसने अपने को शक्तिशाली सामंतों से घिरा पाया, जो कि शक्ति बढ़ाने के चक्र में केंद्रीय सत्ता को कमजोर बनाना चाहते थे। उसके पिता को अपने भाई व संबंधियों से लड़ना पड़ा था। इस लड़ाई में उन सरदारों के उनके पिता का समर्थन किया जो राजकुमारों द्वारा समृद्ध प्रांतों से हटाना चाहते थे। सुल्तान सिकंदर की मौत के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी उसके छोटे भाई राजकुमार जलाल खान लोदी के बीच साम्राज्य को बंटवारा करने का निर्णय लिया और सुल्तान इब्राहिम को यह बंटवारा मानने के लिए मजबूर किया गया, जिससे स्वाभाविक रूप से केंद्र कमजोर हुआ और खान खानन
नुहाई जैसे बुजुर्ग सरदारों ने नए शासक को नजराना पेश करने आए बंटवारे के समर्थन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विभाजन साम्राज्य के लिए घातक है। उन्होंने सुल्तान के विभाजन को निरस्त करने का आग्रह किया। उसके सुझाव पर सुल्तान इब्राहिम ने विशिष्ट सरदारों को राजकुमार जलाल के पास भेजा। उनका उद्देश्य राजकुमार को अपने दावे को वापस करने के लिए और अपने बड़े भाई को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी करना था, लेकिन प्रयत्न असफल रहा। इससे उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया। तो इसी वजह से लोधी वंश का पतन माना जाता है, जो कि साम्राज्य के बंटवारे से शुरू हुआ। इसके बाद में सुल्तान के विश्वास पात्रों को दरबार के महत्वपूर्ण पद दिए गए, अन्यों को प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। परिणाम स्वरूप जो पुराने सामंतों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी, वे प्रांतों में अपनी शक्ति मजबूत करने लगे। बिहार का शक्तिशाली राज्य गवर्नर दरिया खां नुहाई पूर्व क्षेत्र के असंतुष्ट सरदारों का रहनुमा बन गया। लगभग इस समय बाबर ने भेरी सरकार पर कब्जा जमा लिया। सतलज पार पंजाब का सर्वाधिक शक्तिशाली गवर्नर दौलत खां लोधी उसे मुक्त कराने में सफल नहीं हुआ। दौलत खां को दरबार में पेश होने का हुक्म मिला, पर उसने इससे इनकार कर दिया और लाहौर में सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। उसने सुल्तान इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी को भी आमंत्रित किया और उसने सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से नया सुल्तान घोषित कर दिया। उन्होंने सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ काबुल के शासक बाबर के साथ संधि की और इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा संग्राम सिंह बाबर के बीच भी लगभग संधि हो ही गई थी। तो इसका प्रशासनिक ढांचे की हम बात कर लेते हैं। इसका प्रशासनिक ढांचा जो था, तो सबसे पहले राजत्व की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। राजत्व विशिष्ट रूप से केंद्रीकृत तुर्की सुल्तानों के राजत्व के ऊपर थी। सुल्तान के पास निरंकुश शक्तियां थी। अफगान शक्तियों के उदय के साथ ही राजतंत्रों की प्रकृति में स्पष्ट बदलाव नजर आता है। अफगान तंत्रों मूलतः अपनी प्रकृति में कबीलाई था। उनके लिए राजा अन्य के बराबर का स्थान रखता था, पर वह उन सब के साथ प्रथम स्थान का अधिकारी होता था। वस्तुतः राजनीतिक कुशलता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अफगानों के नाते बखलोल तुर्कों के साथ सहयोग की उम्मीद नहीं रखते थे, जो कि अभी इन्होंने अफगानों के साथ समझौते और संधि करनी शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो उस समय के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और सिकंदर लोधी अनियंत्रित सरदारों के खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। तो इस बात का श्रेय दिया कि उसने महत्वपूर्ण बदलाव लाकर साम्राज्य को केंद्रीकृत सत्ता करने की कोशिश की। बखलोल के विपरीत सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने सरदारों को आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा की। सैनिक अभियान विजय के कारण सरदारों ने उनके प्रति पूरी वफादारी और आज्ञाकारी बने रहे। बाद में जब साम्राज्य दो भागों में बंट गया, तो इसकी वजह से अराजकता फैलनी शुरू हो गई थी। उच्च अमीर बड़े फरमान ग्रहण करते थे। सिकंदर के समय में फरमान भेजे जाते थे। 6 मील आगे बढ़कर फरमान ग्रहण करना पड़ता था और एक मंच बनाया जाता था उस समय में। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इब्राहिम के नेतृत्व की अगर हम बात करें तो केंद्रीकरण में प्रवृत्ति को भी बल मिला। उसका मानना था कि राजत्व भाई बंधु का कोई स्थान नहीं था। उनके शासनकाल में सुल्तान की प्रतिष्ठा इस कदर ऊंची पहुंच गई कि शाही डेरे को भी सम्मान की निगाह से देखा जाने लगा। हालांकि इब्राहिम की नीति के बुरे परिणाम सामने आए। यह अफगान
साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। अफगान सरदार सुल्तान के साथ मालिक सेवक के संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इससे अमीरों में असंतोष फैला और उनमें से कईयों ने बगावत कर दी। पदस्थ कर दिए गए कई सुल्तान उन्होंने बाबर तक का साथ दे दिया। जब भारत में दूसरी बार अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई तो उन्हें पहले अनुभव से सीख लिया कि कभी कबीलाई राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसके स्थान पर शेरशाही सूर ने अति केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की और उसे इसमें सफलता भी मिली। मुगलों के आगमन के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। मुगल, तुर्क और मंगोल दोनों परंपराओं से प्रभावित थे। प्रशासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना का श्रेय सुल्तान लोदी को जाता है। मुक्तियों और वालियों के हिसाब से जांचने के लिए लेखा प्रशिक्षण की प्रथा आरंभ की थी। गवर्नर मुबारक खान लोदी के हिसाब किताब की जांच हुई थी। हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई थी, बर्खास्त कर दिया गया था। इस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोपी दिल्ली प्रशासन में भारी गैर अफगानी पदाधिकारियों ख्वाजा असगर को कैद खाने में डाल दिया गया था। साम्राज्य की स्थिति में पूर्ण अवगत रखने के लिए सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्संगठित किया। परिणामस्वरूप सुल्तान की अप्रसन्नता के डर से अमीर आपस में राजनीतिक मामलों की चर्चा करने से डरते थे। सुल्तान ने आम जनता की भलाई के लिए राजधानी और प्रांतों में कल्याणकारी केंद्र खोले, जहां अनाथ और विकलांग लोगों की सहायता भी की जाती थी। ये कल्याणकारी केंद्र जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता भी देते थे। पूरे साम्राज्य में विद्वान और कवियों को संरक्षण भी दिया गया था। शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई थी। सरकारी कार्यालयों और फारसियों के अलावा अन्य भाषाओं के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी थी। इससे अनेक हिंदू फारसी सीखने लगे और जल्द ही फारसी में निपुण हो गए। परिणाम स्वरूप वे राजस्व व्यवस्था में हाथ बटाने लगे। भारत आने वाला बाबर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि राजस्व विभाग में पूर्णतः हिंदू ही काम करते हैं। इस प्रकार सिकंदर लोधी निष्पक्ष न्याय का हिमायती था। इस कारण उसके राज्य में शांति और समृद्धि वास्तव हो रही थी। तो सिकंदर लोधी का साम्राज्य विस्तार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या की राजनीतिक स्थिति की। अब तक हमने जो पढ़ा वो तुगलक शासन के पतन के बारे में था, लोधी वंश के बारे में था। अब हम जानेंगे कि कैसे पतन हुआ और कैसे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। कुलीन वर्ग अवसर प्राप्त होते ही विरोध करते थे। उत्तर पश्चिम प्रांतों में राजनीतिक अराजकता के केंद्र को कमजोर किया। अब हम भारत के विभिन्न भागों में घटित घटना चक्र के बारे में जानेंगे। मध्य भारत में 3 राज्य हुआ करते थे, गुजरात, मालवा, मेवाड़। किंतु मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की शक्तियों का पतन हो रहा था। गुजरात में मुजफ्फर शाह के अधीन थे, जबकि मेवाड़ सिसोदिया शासक राणा सांगा के अधीन सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। मालवा के शासकों पर नियंत्रित लोधी और मेवाड़ गुजरात के शासकों पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि यह न केवल उपजाऊ क्षेत्र थे बल्कि हाथियों की आपूर्ति का भी स्रोत हुआ करते थे। इन क्षेत्रों में गुजरात के बंदरगाह की और महत्वपूर्ण मार्ग गुजरता था। तो यह क्षेत्र लोधी शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त यह गुजरात एवं मेवाड़ के शासक के लिए लोधी शासकों के विरुद्ध मध्यवर्ती राज्यों का कार्य कर सकता था। मालवा का सुल्तान एक अक्षम शासक था। उसने प्रधानमंत्री मेदिनी राय के लिए आंतरिक कलहों के कारण राज्य की एकता बनाए रखना मुश्किल हो गया था। अंत में मेवाड़ के राणा सांगा मालवा और गुजरात पर अपना प्रभाव को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर चुके थे। राणा सांगा रणमोत्थम
एवं चेंदरी पर अधिकार प्राप्त करने के साथ ही अपने राजपूताना उसके अधीन आ चुके थे। संपूर्ण राजपूताना उसके अधीन आ चुके थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी दो जो शक्तियां थी वो हम इसी पाठ्यक्रम में इकाई 4 में डिटेल में देख चुके। पूर्व की ओर बंगाल पर नुरशद शाह का शासन था और इब्राहिम लोदी के शासन के अंतिम वर्षों में अफगान सरदार नूरुद्दीन शाह लोहानी, मसरूफिक, फरमान आदि सुल्तान रहे और जौनपुर राज्य की स्थापना में सफलता प्राप्त हुई। बाबर का आक्रमण पूर्व संध्या की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए सामान्यतः कहा जा सकता है। उस समय राजपूत राज्यों का महासंघ हुआ करता था, हिंदुस्तान पर नियंत्रण करने की तैयारी में थे। और यह भी कहा जा सकता है कि बाबर का आक्रमण न हुआ होता तो राजपूत अपने प्रख्यात नेता राणा सांगा के नेतृत्व में उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करने में सफल हो जाते। यह तर्क दिया जाता है कि क्षेत्रीय राज्यों के बीच राजनीतिक विभाजन की प्राकृतिक धार्मिक थी और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत महासंघ जो की धार्मिक भावना से प्रेरित था, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। यह सामान्यतः बाबरनामा में उदित उस अंश पर आधारित है जहां बाबर कहते हैं, हिंदुस्तान 5 मुसलमान शासकों लोधी, गुजरात, मालवा, बेहमनी और बंगाल और 2 हिंदू शासक मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर द्वारा शासित है। इसके अतिरिक्त खानवा की लड़ाई के बाद जारी किए गए फतेहनामा पर आधारित कहा जा सकता है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत महासंघ धार्मिक भावना से प्रेरित था। उसको इस्लाम की सत्ता को उखाड़ फेंकने की भावना से संगठित किया गया था। किंतु इस तरह से अनुमान के विषय में इतिहासकारों ने प्रश्न उठाए गए हैं कि बाबर ने ऐसा नहीं कहा कि ये राज्य एक दूसरे के विरुद्ध धार्मिक आधार पर शत्रुता रखते हैं, बल्कि बाबर स्वयं स्वीकार करते हैं कि बहुत से राय और राणा इस्लाम के प्रति वफादार थे। यदि हम महासंघ संरचना को देखें तो हम पाएंगे कि हसन खां मेवाती, महमूद खां लोधी और आदि मुसलमान शासक भी इसी महासंघ के सदस्य थे। वे बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ आए थे। इसकी अपेक्षा वाकियात ए मुश्तिक में हसन खां मेवाती पर भारत के मुगल सत्ता को उखाड़ने के लिए महासंघ बनने का आरोप लगाया है। वास्तव में यह राणा नहीं अपितु सुल्तान महमूद था जिसने स्वयं को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया था। यद्यपि राणा सांगा निश्चित ही शक्तिशाली था, किंतु बाबर अफगान भय से ज्यादा चिंतित था। धार्मिक दृष्टिकोण का कोई आधार नहीं है इसमें। मध्य एशिया तथा बाबर की बात कर लेते हैं। 5वीं सदी के अंत में तैमूर शासकों की शक्ति का पतन होने लगा था। इस समय तक उज़्बेकों ने शेबानी खां के अधीन ट्रांस ओक्सियाना में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस्माइल के नेतृत्व में ईरान के सफवियों का एक महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हो रहा था, जबकि और आगे पश्चिम की ओर ओटोमन तुर्कों के प्रभुत्व में था। तो लगभग ट्रांसओक्शियान और खुरासान पर शेबानी खान का प्रभुत्व स्थापित था। अंततः 1510 में ईरान के शाह इस्माइल ने शेबाइन खां को पराजित कर दिया, परंतु थोड़े समय के बाद ओटोमन सुल्तान के शाह इस्माइल को पराजित कर इसको उज़्बेक के संपूर्ण ट्रांसओक्सियान का स्वामी बनने का पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ। बाबर 12 वर्ष की आयु में फरगन की गद्दी पर बैठा। 1494 में सत्तारूढ़ हुआ और किंतु बाबर को यह उत्तराधिकारी सरलता से प्राप्त नहीं हुआ था। मंगोल खान के साथ साथ तैमूर राजकुमार विशेषकर समरकंद का
सुल्तान अहमद मिर्जा, बाबर का चाचा, दोनों फरगन में रुचि रखते थे। इसके अतिरिक्त बाबर को असंतुष्ट कुलीन का सामना करना पड़ा था। इन सब के बावजूद भी एक मध्य एशिया में की स्थिति मजबूत करते हुए समरकंद को 2 बार अधिकार करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इस लंबे समय तक अधिकार बनाए रखने में असफल रहे। तैमूर सत्ता के 4 केंद्रों में से एक खुरासान पर से बाइन खां के द्वारा अधिकारित थी। अधिकार के लिए जानने के कारण बाबर के लिए मध्य एशिया के द्वार अत्यंत बंद हो गए और अब उसके सम्मुख काबुल के अलावा कोई विकल्प शेष न रहा, क्योंकि काबुल में परिस्थितियां उनके लिए सबसे अधिक अनुकूल थी। इसके शासक उलुग मिर्जा की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। बाबर ने 1504 में काबुल को अपने अधीन कर लिया, लेकिन बाबर इस समय तक मध्य एशिया पर शासन करने के स्वप्न को त्याग नहीं सका, तो उसने समरकंद पर अधिकार करना सफल रहा और उसके बाद इस्माइल को पराजित किया। बाबर के पास काबुल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं था। तो अब मध्य एशिया पर स्थिति सुदृढ़ करने के बाद बाबर आगे बढ़ता हुआ मध्य एशिया साम्राज्य स्थापित हो चुका था, अब भारत की ओर देखने लगा। जैसा कि अबुल फजल लिखते हैं कि भारत के संपन्न संसाधन और अफगानिस्तान की जर्जर आर्थिक स्थिति भी बाबर के लिए आकर्षण का कारण रही होगी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिति ने बाबर को लोधी राज्य के राजनीतिक असंतोष और अराजकता का विश्वास दिलाया और राणा सांगा एवं पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी द्वारा बाबर को दिए गए निमंत्रण ने बाबर की लालसा और भी बढ़ा दी। तैमूर की संपत्ति पर पैतृक अधिकार ने भी उसके आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और 1509 में भीरा पर अधिकार करने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी से पश्चिम पंजाब की मांग की, जो कि कभी उसके चाचा उलुग बेग मिर्जा के अधिकार में था। इस प्रकार बाबर के पास भारत आक्रमण करने के लिए कारण एवं अवसर दोनों हो गए थे। तो भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। पानीपत के युद्ध 1526 में पूर्व बाबर के भारत पर 4 बार आक्रमण किया। ये भिड़ंत मुगल एवं लोधी सेनाओं के बीच शक्ति परीक्षण मात्र था। बाबर ने प्रथम विजय हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार भीरा पर प्राप्त की, फिर सियालकोट तथा इसके बाद लाहौर प्राप्त कर लिया। निर्णायक मुकाबला इब्राहिम लोदी एवं बाबर की सेनाओं के मध्य ऐतिहासिक पानीपत के मैदान पर हुआ। कुछ घंटों में ही बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। यह लड़ाई युद्ध कला में बाबर की निपुणता को प्रदर्शित करती है। संख्या में कम होने के बावजूद उसका संगठन उच्च कोटि का था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत अधिक होने के बावजूद भी इसकी तुलना में बाबर के पास मात्र बहुत कम थी। तो इब्राहिम की सेना अधिक होने के बावजूद भी युद्ध के मैदान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। बाबर की सफलतापूर्वक रूमी युद्ध प्रसिद्धि का इस्तेमाल किया। जो इब्राहिम लोदी की सेना थी वो थी 1 लाख सैनिक और 500 से 1000 हाथी, जबकि बाबर की सेना में सिर्फ 12,000 घुड़सवार ही थे। जैसा कि अफगान सेना ने दाहिने भाग पर आक्रमण किया, बाबर ने तुरंत अब्दुल इजीज के नेतृत्व में अपनी सुरक्षित सेना के आगे बढ़ने का आदेश दिया। अफगान सैन्य संख्या में अधिक होने के बावजूद न आगे बढ़ सके न पीछे।
उन पर दोनों ओर से आक्रमण किया। इससे अफगान सेना में पूर्णतः गड़बड़ी पैदा हुई और बाबर ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया और दाएं और बाएं दोनों भागों से अफगान सेना पर शीघ्रता से पीछे से हमला किया। इसके साथ तोप से आग के गोले बरसाए जाने लगे और बरसाए जाने प्रारंभ कर दिए और इससे संपूर्ण सेना तुरंत निष्क्रिय हो गई। बाबर के अनुसार सुल्तान इब्राहिम लोदी सहित अफगान सेना 20,000 सैनिक मारे गए। युद्ध में बाबर के तोपखाने के नहीं अपितु उसकी सर्वोच्च युद्ध नीति तथा घोड़ पर सवार धनुधारियों के निर्णायक भूमिका अदा करती है। तो इसी तरह से बाबर ने दोनों युद्धों में विजय प्राप्त की और यद्यपि पानीपत के युद्ध में औपचारिक तौर पर भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई, किंतु यह आगामी वर्ष में होने वाली लड़ाइयों में प्रथम मात्र थी। दृष्टांत के रूप में इस विषय को सुनिश्चित करने के लिए मेवाड़ को राणा सांगा पर तथा दिल्ली एवं आगरा तथा उसके आसपास के सरदारों पर विजय प्राप्त करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण था। दूसरे जो महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी पूर्वी भारत में थे, अफगान राज्य थे और इसके अतिरिक्त बाबर के स्वयं के कुलीन समस्याएं भी बढ़ रही थी। बाबर और राजपूतों की बात करें तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब और भी ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।